Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज हम यहाँ पर 6 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्स पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर पे। आज हमें दो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में बात करनी है, जनजातियों के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा आज हमें बात करनी है चोला एंड विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर के जो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो अभी जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, तो वहां पर क्या है, एक पॉट मिला है जिसमें 100 गोल्ड कॉइन मिले हैं, सोने के सिक्के। तो यहाँ पर आज हम आर्ट एंड कल्चर और इंडेक्स पे बातें करने वाले, तो काफ़ी कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो अक्टूबर मंथ खत्म हो चुका है। अक्टूबर मंथ की दो इम्पॉर्टेंट मैगजीन, पहला है करेंट अफेयर्स की बैंकिंग मैगजीन। अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग करेंट अफेयर्स विद एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, या आप कह सकते हो कि जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ हैं, आरबीआई के, सेबी के सर्कुलर्स हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आपके आने वाले एग्जाम में 100% मदद करेगा, क्योंकि रिसेंटली जिन भी बच्चों के एग्जाम्स हुए थे उन्होंने बताया कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पर पेड नोट्स वाला जो सेगमेंट होगा उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं करेंट अफेयर्स की अक्टूबर मंथ की मैगजीन, जिसमें अक्टूबर मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू और कंप्लीट मंथ का वन लाइनर है। ये भी केवल 25 रुपये में है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। इसे भी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन तक पहुंच ही गए हैं, तो एप्लीकेशन पे आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डन। चलिए बात करेंगे इंडिया एक्सपोर्ट फोर्टिफाइड राइस टू कोस्टा रिका। अब फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं? जो कि न्यूट्रिशन में इनरिच होते हैं। बेसिकली इनको क्या करते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इन सब को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में एनीमिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, जो महिलाएं हैं उनमें खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस तैयार किए जाते हैं। और इंडिया ने फोर्टिफाइड राइस को एक्सपोर्ट करने का काम किया है, कहाँ पर? कोस्टा रिका में। किसने किया है? अपेडा। अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने 12 मैट्रिक टन, कितना? 12 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस जो है वो छत्तीसगढ़ से भेजा है। कहाँ पर? कोस्टा रिका में। कहाँ से भेजा है? छत्तीसगढ़ से भेजा है। कहाँ पर भेजा है? कोस्टा रिका में भेजा है। ये जो राइस होते हैं वो ब्लेंडेड राइस होते हैं, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनरिच होते हैं ये। ब्लेंडिंग रेशियो 1:100 का होता है। कितना होता है? 1:100, मतलब आयरन, विटामिन जो भी आप मिला रहे हो, और ये आपका चावल का आटा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें अपेडा के बारे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। इसका काम है हमारे जो एग्रीकल्चर फूड्स हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 13 फरवरी 1986 में किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, मालदीव इनेक्ट्स वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशनल स्मोकिंग बैन। अब मालदीव हम सभी को पता है एक टूरिस्ट प्लेस है, हजारों लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मालदीव गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, जनरेशनल स्मोकिंग बैन। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा जो कि 2007 के बाद पैदा हुआ है, तो उस व्यक्ति को टबैको प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पेनाल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। ठीक है, सो मालदीव हैज implemented a generational smoking ban under which any person born after 1st of January 2007, किसके बाद? 1 जनवरी 2007 के बाद, तो उनके लिए परचेजिंग और यूज करना कोई भी टाइप के टबैको प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं।
1 नवंबर 2025 से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है मालदीव में। अगर कोई भी रिटेलर बिना एज वेरीफाई करे प्रोडक्ट को बेच देता है तो उसको 50,000 रुपये का 50,000 मालदीपियन रुपया फाइन देना पड़ जाएगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा जो ई सिगरेट वगैरह होती है ना, उनको भी बैन किया है। अगर आप ई सिगरेट बेचते हो बिना एज को वेरीफाई करे तो 5,000 मालदीपियन रुपया फाइन लगेगा। इस तरीके के इनिशिएटिव पहले भी किए गए हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड ने 2022 में स्मोकिंग को बैन किया था, लेकिन जब वहां पे प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद 2023 में उसको हटाना पड़ा। और यूके भी इसी तरीके की पॉलिसी बनाने के लिए काम कर रहा है। चलिए अब बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में। आप लोग ने 7 वंडर ऑफ द अर्थ के बारे में सुना होगा, 7 अजूबे। उनमें से एक अजूबा आपको गीजा के पिरामिड्स देखने को मिलते हैं जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, तो गीजा के पिरामिड्स में आपको पता है अलग अलग जो फेरोज हुए हैं उनके मतलब उनकी कब्र है वहां पे जहाँ उन्हें दफनाया गया था, उनके आर्टिफैक्ट्स वहां पर मिलते हैं, है ना। ये सब आपको देखने को मिलता है। तूतन खामन के बारे में आपने सुना होगा। तो जो गीजा के पिरामिड्स हैं वहीं पर आपको एक म्यूजियम देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। इसको इनॉग्रेट करने का काम इजिप्ट में किया है। ठीक है, इसका नाम है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। क्या नाम है? ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जिसमें 1 लाख से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ग्रीक से लेकर रोमन एरा तक के सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। इस म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन 1992 में मतलब प्रपोज किया गया था और 2005 में कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? जो ग्रेट पिरामिड ऑफ कुफू एट गाजा है, गीजा है, सॉरी गाजा नहीं, गीजा है, वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया टू रिसीव फर्स्ट तालिबान डिप्लोमेट सिंस काबुल टेक ओवर। अब देखिएगा, हम सभी को पता है कि तालिबान ने काबुल को या अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। 2021 की बात है। उस समय के बाद से भारत में कोई भी तालिबान का या अफगानिस्तान का डिप्लोमेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने अभी तक जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तालिबान गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंडिया और तालिबान का पहली बार 2021 के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव हो रहा है और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भारत में तालिबान की देखने को मिल जाएगी। दिसंबर एंड तक या फर्स्ट ऑफ जनवरी तक आपको डिप्लोमेट देखने को मिलेंगे। रिसेंटली अभी जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान, इन्होंने दिल्ली में विजिट किया था और इस तरीके से रिलेशनशिप की बात की गई। याद कीजिए कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था 2 साइक्लोन के बारे में। एक तो साइक्लोन मोन्था था जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, जिसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तबाही मचाई थी। वैसे ही मैंने कहा था कि कैटेगरी 5 का जो साइक्लोन है वो कैरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था, जमाइका में, क्यूबा में, जिसने हिट किया था, जिसका नाम क्या था? मेलिसा। ठीक है, काफी ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में मेलिसा के बारे में देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी लंबे सदी के बाद, लगभग 100 सालों के बाद कैटेगरी 5 का इतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आपको कैरेबियन सी में देखने को मिल रहा था। तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इसलिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू जमाइका एंड क्यूबा। क्यों किया गया है? क्योंकि हरिकेन मेलिसा ने यहाँ पर हिट किया था। तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से वहां पर गए, वहां पर हम लोगों ने आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब, जो आपके हॉस्पिटल बन जाते हैं ना, उनको लॉन्च किया हमने वहां पर। रिहेबिलिटेशन सपोर्ट आइटम, हाइजीन किट, फूड एंड डेली प्रोडक्ट जो है, मेडिसिन, पावर जनरेशन, शेल्टर, ये हमने प्रोवाइड करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूएस एशिया रैंकिंग के बारे में। तो एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी सारी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की जाती है। तो लगभग 294 इंस्टीट्यूट भारत के यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग बेसिकली क्या करती है? ओवरऑल एशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका असेसमेंट करती है कि वहाँ पर एकेडमिक कैसे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, आपका प्रोडक्टिविटी कैसी है, आपका प्लेसमेंट का नेचर क्या है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग की जाती है। और यूके बेस्ड हायर एजुकेशन एक एनालिटिक फर्म है जिसका नाम है क्यूएस, इनके द्वारा ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है। ना बात करते इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंडिया के 294 इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है
और ये सेकंड हाईएस्ट है इन एशिया आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली 59 नंबर पे है, आईआईएससी बेंगलुरु 64 और आईआईटी मद्रास 70 पे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु एंड आईआईटी मद्रास। अगर बात करते हैं, ये तो एशिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में हो गया। अब पूरे एशिया की बात कर लेते हैं। तो पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे चाइना की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सेकेंड नंबर पे पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, और थर्ड नंबर पे नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इंडिया का भी याद रख लेंगे और एशिया का भी, टॉप 3 एटलीस्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब हमारे कितने सारे कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, आपने को पता है ना कितने सारे देश हैं, और हर देश के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पे कानून बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे हमारे देश में ट्रैफिक के नियम हैं, कितने फ्लेक्सिबल है। किसी को सिग्नल फॉलो करना है कर लिया, रेड लाइट पे रुकना है रुक लिया, हेलमेट लगाना है लगा लिया, ट्रिपलिंग करनी है कर ली, कितना फ्लेक्सिबल है भारत। ठीक है, तो इसमें जो नियम कानून है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीक है, उसके आधार पे ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, ये वर्ल्ड का लीडिंग सोर्स है जो इंडिपेंडेंट डेटा को कलेक्ट करता है कि किसी कंट्रीज के लॉ कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है। सो 143 कंट्रीज का सर्वे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की स्थापना 2006 में की गई थी और 2008-9 से ये लोग अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं। इंडिया की पोजीशन बात करते तो इंडिया 86 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा और इंडिया का स्कोर 0.49 है। इंडिया 86 नंबर पे और इंडिया का स्कोर 0.49 है। अगर बात करते हैं टॉप 10 कंट्री जहाँ पे बहुत अच्छे रूल है, स्ट्रॉन्ग रूल है, लोग उसे फॉलो करते हैं, सो डेनमार्क। डेनमार्क के बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड। तो आप देख सकते हैं जो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये आपकी टॉप कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉटम कंट्री, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो है वेनेजुला में 143 नंबर पे, फिर अफगानिस्तान 142 नंबर पे, कंबोडिया 141 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो रशिया में देखा गया है -4.9%, सूडान में -4.4%। सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ है वो रशिया और सूडान में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अमूल एंड इफ्को डोमिनेट ग्लोबल कोऑपरेटिव लिस्ट। अब दुनिया भर में कितनी सारी सहकारी कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव कंपनियां हैं, उनकी जीडीपी क्या है, उसमें वर्कर की प्रोफाइल क्या है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे उनकी जीडीपी के अकॉर्डिंगली इस डेटा को तैयार किया गया है। और जहाँ पे भारत का जो अमूल है वो टॉप नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अमूल को हम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमूल ब्रांड के अंदर अपने प्रोडक्ट को ये बेचता है और ये वर्ल्ड का नंबर 1 कोऑपरेटिव बन चुका है इन द ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 बेस्ड ऑन द जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया का आपको अमूल देखने को मिल रहा है, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं इंडिया का ही इफ्को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि विश्व भर में सबसे जो नंबर 1 की कोऑपरेटिव है, सहकारी संस्थाएं हैं, वो भारत में है, अमूल और इफ्को। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर एक एनुअल रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और जीडीपी पर कैपिटा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इसे पब्लिश किया जाता है। 2012 से इसे पब्लिश किया जा रहा है, मतलब पहला एडिशन 2012 में तैयार हुआ था। इसे ज्वाइंटली पब्लिश करने का काम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल इंटरप्राइजेस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव की यहाँ पे रैंकिंग की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी है, रिटेल इंडस्ट्री, सभी को शामिल किया गया है। भारत में अगर टॉप पे देखा जाए तो कौन है पूरे वर्ल्ड में टॉप पर, अमूल 1 नंबर पे है, इफ्को सेकेंड नंबर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रवासी परिचय 2025। तो प्रवासी परिचय
प्रवासी मतलब आपके जो माइग्रेंट्स होते हैं। तो हम सभी को पता है कि जैसे कि आबू धाबी है, दुबई है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, सऊदी अरेबिया है, बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेंट्स देखने को मिलते हैं, प्रवासी भारतीय देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर रियाद में प्रवासी परिचय जो कार्यक्रम है वो हर साल किया जाता है, ठीक है, और ये आपका 3rd एडिशन आपको देखने को मिलेगा। सो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रियाद, इन्होंने तीसरा एडिशन प्रवासी परिचय कार्यक्रम का किया है, ठीक है, विथ अ ग्रैंड गीता महोत्सव। ठीक, इसे ऑर्गेनाइज करने का काम एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद करता है, इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करने के लिए। इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो कल्चरल आइडेंटिटी है, ओवरसीज इंडियन को कनेक्ट करना, आइडेंटिटी के साथ, उनको कल्चर के साथ कनेक्ट करना और कल्चरल टाई को इम्प्रूव करना इसका पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट आई है। अभी तक हम देखते हैं दुनिया मतलब भारत के जितने टॉप या क्लीनेस्ट सबसे स्वच्छ जो शहर है उनकी लिस्ट आती है, लेकिन इस बार जो लिस्ट है वो भारत की सबसे जो प्रदूषित, सबसे ज़्यादा जो गंदगी वाले शहर हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश किया गया है। ठीक है, इंडिया की जो डर्टीएस्ट सिटीज़ है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट आई है, जिसको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट किया था। इसमें अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनका सर्वेक्षण किया गया, वहाँ पर देखा गया कि कितनी साफ सफाई है, ठीक है, उसके आधार पे रैंकिंग पब्लिश की गई है। तो भारत की जो सबसे डर्टीएस्ट सिटी है, सबसे सबसे ज़्यादा जो गंदगी फैलाने, ये गंदगी वाली जो सिटी है, हम सभी को मतलब आपको सुन के शायद बहुत गंदा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम जिस भी चीज़ को पवित्र मानते हैं हम उस चीज़ को गंदा करते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के पास बहुत गंदगी होती है, उसका रीज़न ये है कि लोग सोचते हैं कि हम भगवान को फूल ऑफर कर रहे हैं और वो पॉलीथीन लेकर आते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, फिर फूल यहाँ पे सड़ रहे हैं, मतलब बहुत गंदगी होती है। आप नदियों के किनारे जाइए, जैसे कि मैं एमपी में रहती हूँ और हमारी एमपी की सबसे पवित्र नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे भी आप उसके घाटों को देखिए, इतनी गंदगी रहती है क्योंकि हम उसे पवित्र मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तो करिए पूजा, लेकिन डस्टबिन भी यूज कीजिए। तो लोग बस पूजा करना याद रखते हैं, उसके बाद डस्टबिन याद रखना भूल जाते हैं। तो ये सच्चाई है, हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जनरली, या फिर जो नदियों के घाट होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। आप यमुना नदी उठा लीजिए, गंगा नदी उठा लीजिए, नर्मदा नदी उठा लीजिए, ये सब पवित्र पवित्र नदियाँ जिनकी पूजा की जाती है और इनके पास सबसे ज्यादा गंदगी भी आपको देखने को मिलेगी। तो वही है मदुरई। मदुरई जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, हर साल लाखों की संख्या में डिवोटीज जाते हैं। मदुरई जो है वो डर्टीएस्ट सिटी इंडिया में आपको देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय लुधियाना, चेन्नई, रांची एंड बेंगलुरु। ठीक है, डन। इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि अब इतने सारे डिवोटीज जाते हैं, कचरा होता है, पॉलिथीन होती है, लोगों का फीडबैक क्या है, हाइजीन लेवल क्या है, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इसके आधार पर यहाँ पर रैंकिंग की गई है। तो रीजन बिहाइंड पुअर रैंकिंग क्या है? अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते जा रहा है लेकिन प्रॉपर सीवेज की प्लानिंग नहीं है, नालियाँ खुली हैं, पानी बह रहा है। लो सिविक मैन अवेयरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये समझती हूँ गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर ले, जब तक लोगों में बुद्धि नहीं आएगी, लोग जब तक पान खा के थूकना छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें तो करेक्ट होने वाली नहीं है। तो लो सिविक अवेयरनेस, ये तो हमें पता है भारत के लोगों में जो सिविक सेंस है वो बहुत कम है। फिर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का प्रॉपरली सेग्रीगेशन ना होना, वीक इन्फोर्समेंट और निग्लेक्टेड ड्रेन एंड लैंडफिल। ठीक है, तो आज की बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि इंडिया के लोगों में सिविल सेंस की बहुत कमी है। ठीक है, अभी देखिए कुछ समय पहले मेट्रो लॉन्च हुई थी, पूरी दीवारें, नया रेलवे स्टेशन बना था, पूरी दीवारें लाल कर दी, मेट्रो को लाल कर दिया। भाई क्या है ये, है ना? टैक्स तो आप दे नहीं रहे हो, गंदगी फैला रहे हो। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधिया लॉन्चेस 650 करोड़ सोहरा टूरिज्म सर्किट इन मेघालय। अब मेघालय में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ज्योति आदित्य सिंधिया, जो कि मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को संभालते हैं, इन्होंने 650 करोड़ रुपए के सोहरा टूरिज्म सर्किट को की स्थापना करने का उद्देश्य लिया है अंडर द पीएम डिवाइन स्कीम। ठीक है, यहाँ पे सौरा सर्किट का डेवलपमेंट किया जाएगा अंडर द डिवाइन स्कीम, मतलब प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। सोहरा को ही हम चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, जो कि ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले ये भारत में वेटेस्ट प्लेस हुआ करता था, अब चेरापूंजी को ओवरटेक कर लिया है मासेमराम ने।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिशनरी हिस्ट्री के बारे में, तो ये पहली साइट है ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज ने जहाँ पर खासी लैंग्वेज स्क्रिप्ट को डेवलप करने का काम किया था। सोहरा जो है वो अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है। नदियों को क्रॉस करने के लिए जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, उनको कनेक्ट कर करके ब्रिज बनाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल है, तो एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस सर्किट को, इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है इसको। 12 अक्टूबर 2022 से इस स्कीम को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डेवलपमेंट कवर करते हैं। फरवरी 2025 तक 36 प्रोजेक्ट जो कि 4,927 करोड़ रुपए के हैं, उनको अभी तक सैंक्शन किया गया है। चलिए, अब बात करते हैं सर डेविड बेकहम के बारे में, जो कि एक जाने माने फुटबॉलर आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लैंड की टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, और इन्हें रिसेंटली नाइटहुड का टाइटल दिया गया है। नाइटहुड का ऑनर दिया गया है बाय द किंग चार्ल्स थर्ड। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत, मतलब इन्होंने 1992 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। उसके बाद वर्ल्ड कप और कई सारे और भी प्रीमियर लीग को इन्होंने जीतने का काम किया है। अगर मैं बात करूं तो ये 17th नंबर के मेल हैं, फुटबॉलर हैं, जिनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया है। पहले फुटबॉलर थे सर चार्ल्स क्लेग, जिन्हें नाइटहुड का टाइटल 1927 में दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर DRDL एंड ASL हैदराबाद। अब जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कई सारी लेबोरेटरीज भारत में काम करती हैं, और ऑब्वियस सी बात है उन लेबोरेटरीज के डायरेक्टर तो होते ही होंगे। तो अंकाथी राजू इन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, मतलब DRDL हैदराबाद का। इसके अलावा एक और नाम आता है डॉक्टर M राघवेंद्र राव। इन्हें रिसेंटली एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया है, और इन दोनों का टेन्योर 1 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है। नाउ बात करते हैं हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन, जिनका नाम था गोपीचंद हिंदुजा। इनका निधन हो गया है। ठीक है, गोपीचंद परमानंद हिंदुजा एक इंडियन ब्रिटिश बिलियनियर थे, चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इन्होंने हिंदुजा ग्रुप को 2023 में ज्वाइन किया था एज अ चेयरमैन। इसके पहले ये हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। साथ ही साथ जब यूके की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पब्लिश होती है, तो 7 टाइम, लगातार 7 टाइम ये उस रिचेस्ट लिस्ट में टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगली कहानी कहानी बात करेंगे राम नामी ट्राइब के बारे में। देखो, हमारे देश में एक ट्राइब पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है। ये लोग क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर में राम 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 राम, पूरे फेस पे, पूरे शरीर में राम का नाम लिखवा लेते हैं। उनके घरों पे, उनके क्लॉथ्स में, उनके कपड़ों में, सब कहीं राम 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 नाम लिखा होता है। ऐसा अचानक से नहीं हो गया, हुआ क्या था, ये लोअर कास्ट थे। और हमें पता है कि हमारे देश में आज से लगभग, आप अगर 100-150 साल पीछे जाएंगे, तो हमारे देश में आज भी कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन आज तो फिर भी कंडीशन बहुत अच्छी है। पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी। पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि कुआं वगैरह है, उससे पानी आप नहीं ले सकते थे। तो ये जो लोअर कास्ट थी, इनको मंदिर में जाना बैन था। तो इन्होंने कहा, यार भगवान तो किसी कास्ट को नहीं मानते हैं, हमको भी मंदिर में जाने की एंट्री दी जाए। तो यहाँ पर उसके बाद इन्होंने अपना एक नया सेक्ट बनाया, एक नई ट्राइब बन के आई, जिसका नाम है राम नामी ट्राइब। और ये लोग क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर में भगवान राम का नाम लिखवा लेते हैं। जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी राम 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 लिखा रहता है, जिस घर में रहते हैं उसमें भी राम 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 लिखा रहता है। पूछा जा रहा है, ये जो राम नामी ट्राइब है, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ गए थे, और वहाँ पे राम नामी ट्राइब के लोगों के द्वारा एक मोर पंख से बना हुआ एक क्राउन गिफ्ट किया गया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस क्राउन को लगा लिया, जो कि प्रोटोकॉल का ब्रीच था इस तरीके से। क्योंकि उन्होंने तो अच्छे भाव से दिया, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, तो उसमें भी तो क्या किया गया था, एक माला उन्हें पहनाई गई थी और उनके पैर छुए जा रहे थे और
बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, राइट। तो ये प्रोटोकॉल होती है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर आता है तो आप उससे बिना चेकिंग बिना उसके सामान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल को ब्रीच किया था, क्योंकि 2 रामनामी ट्राइब के लोगों के द्वारा एक पिकॉक फेदर का क्राउन दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। रामनामी ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और ये भगवान राम के टैटू को अपनी बॉडी पर अपने फेस पे बनाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने इनके प्रोटेस्ट के बारे में आपको बता दिया था। 1910 में क्या हुआ था, रामनामी समाज जो है उसे कोर्ट में अपर कास्ट हिंदू ग्रुप डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि इनकी प्रैक्टिसेस के कारण, जिस तरीके की प्रैक्टिस करते थे, तो आज के समय में जो रामनामी समाज है अपर कास्ट हिंदू कैटेगरी में आने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड कॉइन फ्रॉम द विजयनगर एरा अनअर्थ। यहाँ पर देखिएगा ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, ये विजयनगर एम्पायर से संबंधित कॉइन है। रिसेंटली क्या किया जा रहा था, विजयनगर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो टेम्पल्स का रिस्टोरेशन चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था, तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। वहां पर एक मंदिर के रिस्टोरेशन के समय एक पॉट मिला और उस पॉट में 100 गोल्ड कॉइन आपको देखने को मिले। हालांकि अभी गोल्ड कॉइन कहाँ पर मिलेंगे, अब इसको रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर कर दिया गया है अंडर द इंडियन ट्रेजरी ट्रोब एक्ट 1878 के अंदर। अब इन कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। इसमें बोर या बरहा का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर बोर या फिर बरहा का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जो कि भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो सिंबल मिले इससे पता चलता है कि ये जो कॉइन्स हैं ये हरिहर टू या कृष्ण देव राया के समय के बताए जाते हैं। जनरली उस समय पे सोने चांदी और कॉपर के सिक्के चलते थे। डेली लाइफ में आप चांदी और कॉपर के सिक्के यूज करते थे, लेकिन जो प्रिंसली होते थे, जो किंग होते थे, वो भगवान को समर्पित करने के लिए, डिवोट करने के लिए गोल्ड कॉइन यूज करते थे। तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने भगवान को ये समर्पित किया था। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। हम्पी इसकी कैपिटल थी। ठीक है, और एक रिलीजियस हब भी था। अगर हम गोल्ड कॉइन के बारे में बात करें तो मेटल कंपोजिशन यहाँ पे प्योर गोल्ड के भी है, सिल्वर के ताराज और कॉपर के जीतल कॉइन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। यहाँ इस कॉइन पे जो भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी, कन्नड़ा और तमिल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो डाइटी है वो शिव पार्वती विष्णु, ठीक है, विष्णु लक्ष्मी, इनके पिक्चर्स आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीलिया मेलांदू। ये पीलिया मेलांदू है और ये जो स्पाइडर है ये जंपिंग स्पाइडर है। कैसी स्पाइडर है, एक मकड़ी है जो कि जंप करती है। तो एक नई स्पीसीज जंपिंग स्पाइडर जिसका नाम है पीलिया मेलांदू रिसेंटली डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में। ठीक है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में इसे डिस्कवर किया गया है, जो कि एक जंपिंग स्पाइडर है और पीलिया जीनस से बिलोंग करती है। 123 साल पहले 1902 में इसे केरला में देखा गया था और उसके बाद अब इसे देखा गया है। ठीक, अगली ट्राइब आती है कटकारी ट्राइब। कटकारी ट्राइब तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि एनटीपीसी में भी क्वेश्चन बना है कि किस पेड़ की लकड़ियों से कत्था बनाया जाता है। पान में लगाते हैं ना कत्था, तो किस पेड़ की लकड़ियों से कत्था बनाया जाता है, तो खेर। खेर ट्री जो होते हैं, जो खेर ट्री होते हैं उसकी छालों से क्या किया जाता है, उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उससे कत्था बनाया जाता है। और ये कत्था बनाने का काम कौन करती है, कटकारी ट्राइब करती है। ठीक है, कत्था बनाने का काम कौन कर रही है, कथकारी ट्राइब कर रही है। तो इनके लैंड राइट्स हो गए, प्रॉपर वेजेस ना मिलना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है श्रमजीवी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2 दिन का प्रोटेस्ट किया है कटकारी ट्राइब को उनके लैंड राइट और प्रॉपर वेजेस देने के लिए। कटकारी ट्राइब आपको एक पीबीटीजी देखने को मिल जाएगी। हमारे देश में 75 पीबीटीजी हैं, उनमें से एक आपकी कटकारी ट्राइब है, जो महाराष्ट्र में स्पेशली पुणे, रायगढ़, थाने डिस्ट्रिक्ट एंड गुजरात के कुछ पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। और इनका प्राइमरली काम क्या होता है, कत्था बनाना खैर की लकड़ी से। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने आज आपको 2 इम्पॉर्टेंट ट्राइब पढ़ा दी हैं, आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है नेक्स्ट टाइगर सेंसस के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तैयारी की जा रही है।
आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया हो सेशन। अगर वीडियो पसंद आता है, यूज़फुल लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी लिंक को शेयर करेंगे। एंड पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। टेक केयर।